नमस्कार मेरे मित्रों और साथियों, कैसे आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और चलते हैं फिर आज अपनी अगली क्लास लेकर उसी जोश जुनून और उमंग के साथ। और वही कहना चाहेंगे, तैयारी का डोज लेते रहो रोज, और जब तक ना हो एग्जाम करना नहीं है मौज। ठीक है, तो चले लगे रहिए हमारे साथ अल्फा टेक एजुकेशनल पॉइंट में। और इसी के साथ कहना चाहेंगे कि रुकना नहीं तो चुकना नहीं, डर के आगे कभी झुकना नहीं, लाख बाधाएं आएंगी मगर सीधा चल, पीछे मुड़ना नहीं। तो आपको पीछे मुड़ना नहीं है जब तक अपना मुकाम हासिल नहीं कर लेना है। तो आज हमारी हिंदी की 5वीं यानी सेट प्रैक्टिस सेट 5वां लेकर आए हैं। ठीक है, चलिए तो देर न करते हुए आज हम अपना अगला सेशन स्टार्ट करते हैं। ये रहा हमारा अगला प्रश्न, क्या है, ये रहा है, क्या दिया है कि निर्देश निम्नलिखित वाक्यों में प्रथम तथा अंतिम अंश, थोड़ा पेन ले लेते हैं तब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्यों में प्रथम, ठीक है, प्रथम, ये कलर आपको दिख रहा हो कि नहीं, देखो ब्लैक रेड लेते हैं, नहीं रेड दिखेगा नहीं, यही ठीक है। ठीक है, कह रहा है कि प्रथम तथा अंतिम अंश संख्या 1 और 6, यानी ये 1 और कह रहा है ये 6, ठीक है, के अंतर्गत दिए गए हैं। बीच वाले 4 अंश य, र, ल, व को क्रमानुसार व्यवस्थित करते हुए सही विकल्प चुने। कहने का मतलब क्या है कि ये पहला वाला और ये अंतिम वाला, कहाँ गया अंतिम, ये अंतिम वाला फिक्स है, बीच की जो बचे हैं य, र, ल, व, ये आगे पीछे हैं। तो कह रहा है इसको सही करके इसका एक क्रम निर्धारित कीजिए और बताइए इस ऑप्शन में से कौन सा क्रम सही होगा। ऑप्शन ए दिया है ल, र, व, य, बी दिया है र, य, ल, व, और सी दिया है र, य, व, ल, और डी दिया है ल, य, र, व। ठीक है, थोड़ा वीडियो देख लीजिएगा, चल रही है ना। चलिए देखते हैं क्या दिया है। भारतीय गाँव के, अब भारतीय गाँव के सुधार के लिए, ऐसे देखिए, भारतीय गाँवों के सुधार के लिए अभी भारत सरकार को और राज्य सरकारों को बहुत प्रयत्न करना होगा, यानी 4, यानी हमारा ऑप्शन क्या बन रहा है, पहले नंबर पे र है तो किस में कहेंगे, इसमें और इस पे है। दूसरे पे क्या बन रहा है, कहेंगे य, तो र, य, इसमें भी है इसमें भी है। अब क्या बचा, ये दोनों पहले काट दीजिए, ये होंगे नहीं। ठीक है, तो कह रहा है कि सुधार के लिए हो गया, यानी तीसरा और चौथा, यानी ल, व, किसमें है, ल, व, यहाँ, यानी र, य, ल, व, इसमें होगा, यानी हमारा ऑप्शन नंबर ये 20 सही होगा। ठीक है, ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा हमारा अगला प्रश्न, क्या दिया है, कह रहा है कि विभत्स रस का अस्थाई भाव है, विभत्स रस का अस्थाई भाव है। तो आपको पता होना चाहिए, रस से क्वेश्चन उठा के दिया है। विभत्स का मतलब क्या होता है, कहेंगे विभत्स का मतलब होता है घृणा, नफरत। और इसका स्थायी भाव क्या होता है, कहेंगे विभत्स का स्थायी भाव पूछा है तो इसका स्थायी भाव जुगुप्सा होता है। क्या होता है, जुगुप्सा होता है। जुगुप्सा का मतलब ही होता है घृणा। अब इसके एग्जाम्पल भी आपको कुछ ऐसे ही मिलेंगे कि आपको सुनने से ही लग जाएगा कि नहीं ये विभत्स रस के एग्जाम्पल हैं। जैसे इसका सबसे फेमस एग्जाम्पल है, सिर पर बैठ्यो काग, सिर पर बैठ्यो काग, आंख दोऊ खात निकारत। ठीक है, खींचत जीभहि स्यार, खींचत जीभहि स्यार, अति ही आनंद उर्धारत, आनंद उर्धारत। ठीक है, तो जरा देखिए क्या दिया है कि सिर पर जैसे कोई जानवर मर जाते हैं तो कौवे सियार आके उसको क्या करते हैं, खींच के खाते हैं, नोच के खाते हैं। तो ये दिया है कि सिर पर बैठे हो काग, आंख दो खात निकारत, और खींचत जीभ स्यार, स्यार आया उसकी जीभ यानी स्यार, जीभ खींचने लगा, और खाने के बाद कर अति ही आनंद उर्धार, और खाने के बाद बड़ा आनंद आता है। तो ऐसे एग्जाम्पल सुनने के बाद आपको क्या होगा, घृणा होगा, यानी उसमें कहते हैं विनिक जो होती है। तो ये किसमें जुगुप्सा में होते हैं। ठीक है, और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं। ठीक है, चलिए, तो शोक है, शोक एक करुण रस का है। क्या है, करुण रस का है। अब करुण का एग्जाम्पल आपको पता ही है, मणि खोए भुजंग सी जननी, फंसा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय
तुमने जगदीश। ये किसका है? करुण रस का है। अब बचे विस्मय, अद्भुत। देखिए अद्भुत और ये विस्मय एक दूसरे क्या है? स्थायी भाव एक रस है, ठीक है। ये क्या है? आपका रस है और ये इसका स्थायी भाव है विस्मय। विस्मय का मतलब होता है आश्चर्य। जैसे इसका सबसे फेमस एग्जाम्पल है, कृष्ण जी जब बचपन में मिट्टी खा रहे थे तो उनकी माँ यशोदा ने जब उन्हें देखा तो उनको मिट्टी खाते हुए मुंह खोलने को कहा, और जैसे उन्होंने मुंह खोला तो उनके मुख में पूरा ब्रह्मांड दिखाई दिया, और क्या वो आश्चर्य से बेहोश होकर गिर पड़ती हैं। तो इसका सबसे फेमस एग्जाम्पल क्या था कि माटी उगल कहा जब माँ ने हरिने वदन पसारा, वदन मतलब मुख, माटी उगल कहा जब माँ ने हरिने वदन पसारा, चकित थकित रह गई यशोदा जब मुख बीच निहारा। तो उनके मुख में उन्होंने क्या देखा? पूरा ब्रह्मांड दिखाई दे रहा था, और क्या एकदम बिल्कुल आश्चर्य हो गई, चकित थकित ही रह गई, मतलब देखते ही रह गई। तो क्या हो गया? इसका ये अद्भुत रस का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे, ठीक है। चलिए तो आप लोग आराम से हमारे साथ क्लास में लगे रहिए। चलते हैं अगले पेज पर। ये अगला करा कि मंगल भवन अमंगल हारी द्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। इन पंक्तियों में किस छंद का प्रयोग हुआ है? तो छंद पूछ रहा है, ठीक है। क्या पूछ रहा है? छंद। करा सोरठा, चौपाई, दोहा, सवैया। तो इसके लिए आपको एक ही तरीका है, आपको मात्राएं गिनना आना चाहिए, तभी आप बता पाएंगे, वरना बता नहीं पाएंगे। चलिए काउंट करते हैं। तो आपको देखिए, ये इसकी लघु और गुरु जानते हैं ना, ये होता है गुरु, ये होता है सिंगल के लिए लघु। ये लघु लघु, ये लघु गुरु, लघु लघु और गुरु गुरु। कितना हो गया? 2 2 4, 4 3 7, 7 1 8, 8 2 10, 10 2 12, 12 2 14, तो 16। और आपको पता है जब 16 आ गया तो आगे गिनने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन फिर भी गिन लीजिए। और ये 16 16 वाला सिस्टम किस में होता है? कहेंगे चौपाई में होता है, ठीक है। तो यहाँ 2 1 1, ठीक है, और ये 2 1 1 1 1 और 1 2 1, ठीक है। यहाँ भी शायद एक ही होगा, मैं काउंट कर लेते हैं। 3 3 1 4, 4 2 6, 2 8 2 10, 2 12, अब 12 2 14, 14 एक्स्ट्रा कहाँ हो रहा है भाई? 1 2 2, 2 2 4 1 5, 5 1 6, 2 8 9 10 11 12 13, 13 2 15, 15 16 कहाँ गड़बड़ा रहा है भाई? इसमें मात्रा ज़्यादा कहाँ से हो रही है? फिर भी चलिए, कहीं कुछ लग रहा है गड़बड़ी है, हो सकता है टाइपिंग में हुई होगी, ठीक है। मिला जुला के इसमें चौपाई है, ठीक है। इसमें 4 चरण होते हैं, 4 चरण, और प्रत्येक चरण में 16 16 मात्राएं होती हैं। ये है सोरठा, ठीक है। इसमें भी 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में कितनी होती है? यानी इसमें प्रथम और तीसरे चरण में, यानी पहले और तीसरे चरण में कितनी होती है? कहेंगे 11 होती है। और इसके बाद कहेंगे दूसरे और चौथे चरण में कितनी होती है? कहेंगे 13 मात्रा होती है, ठीक है। अब बचा दोहा, ये इसी का उल्टा होता है। इसमें भी 4 चरण होते हैं, अगर आप पहले और तीसरे में क्या होगा? इसमें 13 होगा, और यहाँ दूसरे और चौथे में कहेंगे तो कहेंगे 11 होगा। अब बच गया सवैया, ये वर्णिक छंद है, बाकी ये तीनों मात्रिक छंद हैं, ये वर्णिक छंद है, ठीक है। इसमें 22 से इसमें भी 4 चरण होते हैं, और इसमें 22 से लेकर 26 तक मात्राएं होती हैं, ठीक है। कभी 22, कभी 23, 24, 26 भी मिल जाती हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तेरी बरछी ने बर छीने है, खलन का पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ठीक है, अलंकार मतलब होता है गहना, आभूषण या सुशोभित करना। जिस प्रकार एक स्त्री, सुंदर स्त्री की सुंदरता तब तक नहीं बढ़ती जब तक वो अपने ऊपर आभूषण धारण नहीं करती है, ऐसा कहा जाता है। उसी प्रकार काव्य यानी कविता की सुंदरता तब तक नहीं बढ़ती जब तक वो अपने अंदर अलंकार धारण नहीं करती, यानी उसमें जब तक अलंकार का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं, करा कि तेरी बरछी ने बरछीने है, रूपक, अनुप्रास, श्लेष और यमक। तो कहेंगे यहाँ बरछी और बरछीने, देखो 2 बार आया है, तो कहेंगे जी हाँ 2 बार आया है। और जब 2 बार आता है अर्थ अलग अलग होते तो वहाँ पर कौन सा होता है? कहेंगे यमक होता है। कौन सा अलंकार? यमक। अब कैसे? बरछी मतलब क्या होता है? एक हथियार होता है, भाला टाइप जिसे कहते हैं, ठीक है। और यहाँ क्या है? थोड़ा सा अलग कर दिया, यहाँ बरछी ने यहाँ भी है, यहाँ बरछी ने, लेकिन यहाँ अलग कर दिया। यहाँ बर मतलब क्या हो गया? बर मतलब क्या होगा? कहीं बर मतलब देखिए पति भी होता है,
ठीक है। और छीने है मतलब तेरी इसी बर्छी ने मारकर मेरे पति को छीन लिया है, यानी अलग कर दिया है। ठीक है, चलिए तो अनुप्रास है। अब बच गया रूपक अलंकार। रूपक आपको पता है, जब उपमेय में उपमान का भेद रहे, यानी बिना भेद का आरोप किया जाए, यानी कोई तुलना न की जाए, दोनों को एक समान माना जाए, तो वहां पर क्या होता है, कहेंगे रूपक अलंकार होता है। जैसे मुखचंद्र तुम्हारा देख सके मन सागर मेरा लहराता, क्या है इसमें, कहेंगे रूपक अलंकार है। अनुप्रास तो पता है सबसे सरल होता है, जब कोई एक वर्ड क्या हो, एक से अधिक बार क्या होता है, रिपीट होता है, यानी बार बार दोहराता है, पुनरावृत्ति होती है, तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, जैसे तुलसी सीदत निस्दिन देखत तुम्हारी निठराई। ठीक है, तो तक आवृत्ति हुई है। और जैसे मान लीजिए कि इसमें कौन सा था भाई, तरणी तनुजा तट तमाल तरुअर बहुछाए, क्या है, इसमें भी अनुप्रास अलंकार है। श्लेष, श्लेष का मतलब इधर चिपका हुआ है, इसमें एक ही शब्द होता है, उसके अर्थ उसी में रहते हैं। जैसे सबसे फेमस एग्जाम्पल, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून, यानी क्या है, इसमें है आपका श्लेष अलंकार। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, तुलसी द्वारा रचित रामचरितमानस में कितने कांड हैं? कितने कांड है भाई, तो सबको पता है, कोई बहुत कठिन नहीं है, 7 कांड है। लेकिन 7 कांड का नाम क्या है, कभी कभी हमें कंफ्यूजन हो जाता है, तो हम आपको 7 कांड का नाम याद करने के लिए ट्रिक बताते हैं। ट्रिक क्या है, थोड़ा समझिएगा। अब भाई तुलसी द्वारा रामचरितमानस है, तो कहानी पूरी राम जी पर है, और राम जी का जन्म कहाँ हुआ था, कहेंगे अयोध्या में हुआ था। ठीक है, अयोध्या में हुआ था जन्म। अयोध्या में एक बच्चे का जन्म हुआ था, और वो बच्चा बड़ा ही सुंदर था। अयोध्या में बच्चे का जन्म हुआ, बच्चा बड़ा सुंदर था। वही सुंदर बच्चा बाद में जब बड़ा हुआ तो चला गया जंगल। कहाँ चला गया, जंगल घूमने लगा, पहाड़ घूमने लगा। ठीक है, और बाद में पहाड़ घूमते घूमते वो लंका चला गया। कहाँ चला गया, लंका पहुंच गया। लंका सबसे बाद में पहुंचा, लंका कब पहुंचा, बाद में पहुंचा। अब अगर इतना मतलब आपको समझ गए हैं तो इसका आराम से निकाल सकते हैं। अयोध्या से अयोध्या कांड, अयोध्या कांड। ठीक है, अब बच्चे से याद रखिए बाल कांड, क्या याद रखेंगे, बाल कांड। ठीक है, बच्चे से बाल कांड। सुंदर से सुंदर कांड। ठीक है, और जंगल का पर्यायवाची होता है अरण्य, तो क्या याद रखेंगे, अरण्यक कांड। ठीक है, अब पहाड़, जब ये जंगल गए तो किससे मिलने गए थे, सुग्रीव से। सुग्रीव किस पर्वत पे रहते थे, कहेंगे किस पहाड़ पे, किष्किंधा पर्वत पे, किष्किंधा पहाड़ पे, तो कहेंगे किष्किंधा कांड, किष्किंधा कांड। ठीक है, अब बच गया लंका से लंका कांड। ठीक है, और बाद, उत्तर का मतलब होता है बाद, तो बाद का मतलब उत्तर कांड। ठीक है, तो आप आराम से ऐसे चाहेंगे, लेकिन हाँ इनका मतलब समझ में आना चाहिए, तभी आप, जैसे नाम तो सबको याद होता है, बस कंफ्यूजन जाती है डायरेक्ट बताने के लिए कैसे बताएं, तो इनका सहारा आप ले सकते हैं। एक बच्चे का जन्म हुआ, अयोध्या में बच्चे का जन्म हुआ, बच्चा बड़ा सुंदर था, फिर वो जंगल गया, पहाड़ घुमा, लंका, और बाद में लंका गया था। ठीक है, सबने हमने इसका मतलब बता दिया। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। छठवां प्रश्न क्या है, कहेंगे हिंदी की आदि जननी क्या है। आदि मतलब सबसे शुरुआती पूछ रहा है, तो भाई सबको पता है, इतना सरल प्रश्न कौन नहीं बताएगा। हिंदी की आदि जननी संस्कृत है, क्योंकि सबसे पहले क्या आई थी, संस्कृत, कन्वर्ट हुई पाली, जिसमें बुद्धम शरणम गच्छामि। ठीक है, फिर प्राकृत, प्राकृत के बाद अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद आपकी आती है हिंदी। लेकिन कुछ विद्वान मानते हैं कि नहीं, इसके और इसके बीच में एक और परिवर्तन था, जिसका नाम क्या है, अवहट्ट। तो ये ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, सातवां, सातवां है, कैसे हो गया भाई, प्रश्न संख्या 29 है, नहीं है, ये गलत है। 7 से 11 है।
ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक हो गया। निम्नलिखित गद्यांश को भली भांति पढ़ें, इससे संबंध प्रश्नों में प्रत्येक के 4 वैकल्पिक उत्तर दिए गए, इनमें सही उत्तर का चयन कर उसे चिन्हित करें। ठीक है, चलिए गद्यांश पढ़ते हैं। क्या दिया है? कह रहा है कि क्या हम बिना क्रोध किए शांत रह सकते हैं? बात तो क्रोध करने की हो, पर अपने को शांत रखना ही योग है। ठीक है, शांत रखना भी अपने आप में क्या होता है? एक योग होता है। ठीक है, बहुत गर्मी है यार। चलिए, ठीक है, अब देखिए क्या है। इस महायोग की प्रवृत्ति हम स्वयं पैदा कर सकते हैं। महत्वपूर्ण है कि हम एकांत में बैठे आस्था रखें कि हाँ, मुझे शांत रहना है, मुझे किसी भी परिस्थिति में उत्तेजित नहीं होना है। मतलब कोई आपको चढ़ाए बढ़ाए, आपको उत्तेजित नहीं होना है। ठीक है, और मैं ऐसा कर सकता हूँ। अतः एकाग्रचित होकर दृढ़ संकल्प शक्ति द्वारा हम शांत रहने की प्रवृत्ति को अपनाकर क्रोध पर काबू पा सकते हैं। ठीक है, शांत रहने का मार्ग अपनाने पर हमारी दुनिया बदल जाएगी और जीवन आनंदमय लगेगा। बात बिल्कुल सही है। हमारे चेहरे पर नई चमक, कार्य में नया उत्साह, हृदय में निर्मलता एवं शीतलता का स्वयं अनुभव होने लगेगा। बिना श्रम के, बिना किसी खर्चे के और किसी उपचार के बिना ये पाचन क्रिया स्वतः ठीक होने पर छोटे मोटे रोग दूर भाग जाए। क्या कह रहा है कि बिना किसी खर्च पे, क्या है, कैसे? कह रहा है कि पाचन क्रिया ठीक होने पर। कहाँ लिखा था जी? यहाँ दिया है। कह दिया आपका पाचन क्रिया ठीक हो जाएगी तो स्वतः छोटे मोटे रोग दूर भाग जाएंगे। जैसे क्या? खींचना, गुस्सा करना, चीखना, चिल्लाना और कह रहा बड़बड़ाते रहना। हमारे मन के गुबार को ही परिलक्षित करते हैं। ठीक है, हमारे मन के ही गुबार को ही परिलक्षित करते हैं, यानी मन को क्या करते हैं? उत्तेजित करते हैं। इनसे हमारी पहचान पर धब्बा लग जाता है और हमारे ओजस्वी चेहरे की रेखाएं उभर आती हैं। अगर हम कुछ समय निकालकर पूर्ण समर्पण के साथ शांत रहने की आदत डालें तो निश्चय सफलता हमारे कदम चूमेगी। शांत रहने की प्रक्रिया में यदि हम रात्रि को शयन कक्ष में जाने से पूर्व अपनी व्यक्तिगत दैनंदिनी मतलब डायरी में दिन भर की वे घटनाएं लिखते रहें जब हम शांत नहीं रह सके। कह रहा है कि यदि हम अपने पर डे की जो हमारी घटनाएं होती, मन हमारा शांत नहीं रहता है, कह रहा उसको काबू करने के लिए अपने क्रोध को हम क्या करें? अपनी गलतियों को जो हमें गुस्सा दिलाते हैं उसको दिन भर की डायरी में लिखते रहें जब मन शांत नहीं रह सके। उसी समय क्या कीजिए? लिखिए। कुछ दिनों बाद वही दैनंदिनी पढ़ने पर आप अपनी तब की कमजोरी पर स्वयं हंस पड़ेंगे। कितनी छोटी बात पर हम क्रोध करने लगते हैं। क्या करें? जब आप गुस्से में हो तो उसमें गुस्से को कंट्रोल कीजिए और उसी गुस्से को अपनी डायरी में लिखिए। 2 दिन बाद जब आपका गुस्सा शांत हो जाए फिर उसी को पढ़िए। आप अपने आप पहसेंगे इतनी छोटी सी बात के लिए हम गुस्सा करने जा रहे थे। ठीक है, कर आओ गुस्सा व उत्तेजना को फेंक दें और शांत रहना शुरू कर दें। क्रोध ऐसा दुश्मन है आप ही का है जो आपका ही सत्यानाश कर दे सकता है, आपका ही सर्वनाश कर सकता है। क्रोध की अग्नि ऐसी होती है जो भीतर भीतर आपको खाक कर सकती है। जैसे मोमबत्ती को पता होता है कि उसको जलाने वाला उसी के अंदर जो धागा था जिसे अपने सीने में छिपा के रखा था वही उसका सर्वनाश करता है। उसी प्रकार क्रोध को भी अपने अंदर दबा के रखना है, उसको उत्तेजित होने नहीं देना है। तो ये रही हमारा गद्यांश। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। क्या है प्रश्न? करा उपर्युक्त गद्यांश का सही शीर्षक है, यानी आपने जो पढ़ा है। करा शांत रहो, सुखी रहो, सफलता का उपाय, एकाग्रचित बनो, क्रोध में अमंगल। नहीं, ये दोनों तो बिल्कुल नहीं सकते हैं। मिला जुला क्या है? शांति की बात कही गई है, यानी क्रोध को काबू पाने की बात की गई है। तो पहला ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्या है? क्रोध आने की स्थिति में शांत रहने की प्रवृत्ति को क्या नाम दिया गया है? सुख का मार्ग, क्रोध पर विजय, महायोग, शांति। जरा देखते हैं क्या नाम दिया गया था भाई। ये रहा, यहां था। कह कि अपने मन को शांत रखना योग है। इस महायोग की प्रवृत्ति हम स्वयं पैदा कर सकते हैं। उसका नाम क्या दिया गया है? कहेंगे उसका नाम महायोग दिया गया है। ठीक है, यानी क्या नाम दिया गया? कहेंगे ये है महायोग। ठीक है, हमारा ऑप्शन सी सही है। ठीक, ये ऑप्शन आपको कंफ्यूज करने के लिए है क्योंकि वहाँ महायोग में भी इन्हीं सब के बारे में चर्चा हुई थी। तो एक शब्द में क्या कहेंगे? महायोग। वहाँ पर जो दिया है अकॉर्डिंग टू गद्यांश, गद्यांश के अनुसार। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। करा क्रोध को काबू रखने मुक्त कौन से रोग दूर होते हैं? मन के गुबार, पाचन क्रिया से जुड़े, अशांत रहना, चीखना चिल्लाना। देखते हैं क्या है क्रोध को काबू करने के लिए। कहाँ गया मन? करा कि किसी उपचार के बिना ही पाचन क्रिया
कह रहा पाचन क्रिया, कहाँ चला गया भाई, यहाँ है पाचन क्रिया, कह रहा स्वतः ठीक होने पर। अब देखिए बोल दिया कि पाचन क्रिया स्वतः ठीक होने पर, कर हमारे मन के गुबार पर लिखित से जो भी बीमारियां हैं खींचना चाहिए सबसे ज़्यादा। मेन कॉन्सेप्ट क्या है, पाचन क्रिया पर है, बाकी आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है। ठीक है, ये रहा ऑप्शन बी सही होगा, क्योंकि आपको मन के गुबार भी दिया था, चिखना चिल्लाना भी दिया था, लेकिन जब ये कंट्रोल रहेगा तो ये ऑटोमेटिक कंट्रोल हो जाएंगे। मेन कॉन्सेप्ट ये है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है, चिंता की रेखाएं कहाँ उभर आती हैं, जरा देखिए। चिंता की रेखाएं गालों पर, मस्तक पर, सारे शरीर पर या ओजस्वी चेहरे पर। तो जहाँ तक हमारा भी मानना है कि ऑप्शन डी ही सही हो सकता है, क्योंकि लास्ट में मैंने पढ़ा था, क्या देखा था, करा कि हाँ, करा हमारे ओजस्वी चेहरे पर चिंता की रेखाएं उभर आती हैं। यहाँ रहा, ये है हमारे ओजस्वी चेहरे पर। तो हमारा ऑप्शन कौन सही होगा, कहेंगे हमारा ऑप्शन डी सही है। कौन सा, डी, ये होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये सही है। ठीक, चलिए आगे बढ़े। अगले आपको ऐसे गद्यांश पढ़ना है, हड़बड़ाना नहीं, आराम से पढ़ के सबका आंसर देना है। कह रहा शांत रहने की प्रक्रिया में आगे बढ़ने के लिए रात को क्या करें। अरे अभी दिया था कि रात को अपने क्रोध को काबू करने के लिए अपने गुस्से को लिखें डायरी में, और जब 4 दिन बाद गुस्सा शांत हो जाए ना, फिर उसी को पढ़िए, पढ़ने के बाद खुद अपने फंसेंगे आप। यही तो बोला है इसमें, कहाँ दिया है, डायरी पर लिखे अनुभव पढ़े, नहीं भाई वो कहाँ से लिखेंगे। शांत वातावरण में सोने जाए, केवल सोने की बात नहीं थी, क्रोध के अनुभव डायरी पर लिखें, आपने क्रोध क्यों किया। ठीक है, हमारा ऑप्शन सी सही है। ठीक है, ये सही होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ऊपरी दिखावे के रूप में होने वाला, हाँ उसका खत्म हो गया, अब आगे आ गया। ऊपरी दिखावे के रूप में होने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा, ये तो बहुत सरल है भाई, औपचारिक होता है। क्या होता है, औपचारिक, ऊपरी दिखावा। अनौपचारिक मतलब होता है जो ऊपरी दिखावा ना हो। क्या होता है अनौपचारिक मतलब, कहेंगे जो ऊपरी दिखावा न हो, यानी जो आपके परिपाटी के रूप में न हो, यानी जो आपसे न हो, उसे बोलते हैं अनौपचारिक। उल्लेखनीय मतलब जो लिखने योग्य हो। आधिकारिक मतलब जो आपके अधिकार के संबंध में हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा शब्द वायस का समानार्थी नहीं है, क्या पूछा है, नहीं है। तो सबसे पहले समझिए वायस का मतलब होता क्या है। वायस मतलब होता है कौवा। क्या होता है, कौवा। ठीक है, क्या होता है, कौवा होता है। तो कहेंगे कौवा काक भी होता है, काक्ष भी होता है, काक भी होता है, तो बचा क्या, हरित, यही नहीं होता है। तो हमारा ऑप्शन क्या सही होगा, ऑप्शन नंबर डी सही है, ये उसका समानार्थी नहीं है। ठीक है, चलिए आपको एक क्वेश्चन देते हैं शुद्धवर्तनी, आप हमको बताइएगा कमेंट में से ये सही है कौवा का या कौवा ये सही है। इन दोनों में से कौन सही है हमें कमेंट में आंसर देके बताइएगा। ठीक है, चलिए हरित का मतलब होता है हरियाली या हरे रंग से होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो किसी भी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। ठीक है, चलो देखिए, उसका भाई सेक्रेटरी लगा हुआ है, पहले तो रेखांकित किया नहीं, हम रेखांकित कर देते हैं, टाइपराइटर भी हमारे भूल जाते हैं। ये है, ये रेखांकित है। करा इसकी जगह आप क्या लगा सकते हैं, तो करा उसका भाई सेक्रेटरी लगता है, बात तो वही है, नहीं उसका भाई सेक्रेटरी है, ये कुछ लग रहा है हमारा ऑप्शन। अब करा उसका भाई फिर सेक्रेटरी लगा हुआ है, बात तो वही घुमा फिरा कर दिया। अगर कोई गलती नहीं होती तो हमारा ऑप्शन सी से होता, कोई बदलाव की आवश्यकता नहीं है, लेकिन गलती मिल गई, उसका भाई सेक्रेटरी है, बी ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। वही क्या है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जिसका विवाह न हुआ हो। भैया जिसका विवाह न हुआ उसके लिए बोलते हैं अपरिणित। परिणित का मतलब होता है जिसका विवाह हुआ हो, अपरिणित का मतलब होता है जिसका विवाह न हुआ हो। अच्छा एक चीज आप लोग देखिएगा, जब आपकी शादी होगी, जब आपकी शादी होगी, जैसे कहते हैं ना कि कुछ शब्द अक्षर इंग्लिश में साइलेंट होते हैं, हिंदी में भी साइलेंट होते हैं। ठीक है, जब आपकी शादी होगी, ठीक है, या शादी तय होने वाली है, तो लोग कहते हैं कि हमारी बिटिया बिल्कुल गाय है, गाय, उसमें सींग वाली साइलेंट रहता है। ठीक है, और जब भी शादी की बात कहा जाएगा कि ख्याल रखिएगा, तो ये समझ जाइएगा अपना ख्याल रखिएगा, साइलेंट होता है। ठीक है, तो क्या होता है, अपरिणित मतलब जिसका विवाह न हुआ हो। अपरिग्रह,
मतलब जिस संपत्ति पर आप क्या कर सकते हैं, आपका अधिकार न हो, यानी गैर कानूनी। ठीक है। अविकारी, जिसमें आप कोई बदलाव नहीं कर सकते हैं। ठीक है। ये तो अविकारी व्याकरण का शब्द है अव्यय। ठीक है। जिनके रूपों में लिंग वचन कारक के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता, उसे अविकारी कहते हैं। अनुरक्त मतलब होता है प्रेम से, यानी प्रेम का पर्यायवाची है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ें। ठीक है। यह रहा हमारा आज का आखिरी प्रश्न। ठीक है। तो आज की क्लास को हम यही समाप्त करते हैं और हमारे अल्फा टेक एजुकेशनल पॉइंट से आप डेली जुड़े रहिए और वीडियो को देखते रहिए। हम आपको गारंटी के साथ कर रहे हैं कि आप ऐसे प्रैक्टिस करते रहिए, आपकी सफलता आपके कदम को जरूर चूमेगी। आपको पीछे मुड़ के ताकना ही नहीं कि आपको करना क्या है, क्या नहीं करना है। ठीक है। जो देखना होगा आप एग्जाम के बाद में देखेंगे। ठीक है। तो इस क्लास को हम यहीं पर रोकते हैं और तब तक के लिए कहना चाहेंगे आप लोगों को धन्यवाद।